प्रीतम, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे ये क्या है हीरा। ये जीन्स और टॉप पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अरे, जीन्स और टॉप पहनने में कौन सी शर्म प्रीतम। हम हनीमून मनाने आए हैं, घर पर थोड़ी ना है जो मैं यहाँ पर भी साड़ी ही पहनूं। अरे साड़ी ना सही तो सूट ही पहन लेती। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे घटिया कपड़े नहीं पहनती। समझ गई तुम? अब जाओ, जाकर सूट पहन कर आओ। लेकिन प्रीतम, मैंने कहा ना तुमसे, जो कहा है वही करो। अरे यार, ये आदमी भी ना सच में हद कर देता है। ईरा का पति प्रीतम बहुत ही सख्त किस्म का इंसान होता है। ऐसे ही एक शाम जब वो दफ्तर से घर आता है, तभी हीरा, तुमने आज मुझे कितनी फीकी सब्जी दी थी। जरा भी स्वाद नहीं था उसमें। क्या? अच्छी तो बनी थी। क्यों माँ जी? हाँ बहू, मैंने भी खाई थी सब्जी, मुझे भी अच्छी लगी। नहीं, मुझे वो सब्जी जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें नमक कम था। और तुम तो रोटियां भी कैसे बनाती हो, लगता है किसी देश के नक्शे निकाल रही हो। कौन से रोटियां गोल गोल बननी चाहिए। हे भगवान! प्रीतम, अरे इतनी कमियां तो माँ जी भी नहीं निकालती जितने तुम निकालते हो मेरे खाने में। खैर, मैं कल से ध्यान रखूंगी। तभी ईरा बाहर निकल रही होती है तो प्रीतम उसे रोक लेता है। अब क्या हुआ प्रीतम? मुझे कल सुबह के लिए दूध, पनीर और बाकी का सामान लाना है। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, हमारे घर की औरतें 7 बजे के बाद घर के बाहर कदम नहीं रखती, इसीलिए तुम भी कहीं नहीं जाओगी। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है बाबा, तो तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आने वाला। दिन भर दफ्तर में काम करके मैं थक जाता हूँ, और उस पर घर पर आने के बाद मैं तुम्हारे साथ यही काम करते बैठूं क्या? अच्छा ठीक है बाबा, तुम घर पर बैठ के आराम करो, मैं माँ जी के साथ चली जाती हूँ। अरे मेरी माँ क्या कोई आदमी है क्या? वो भी एक औरत ही है ना। ना तो मेरी माँ ना ही तुम। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो सामान चाहिए वो चुपचाप ऑनलाइन मंगवा लो। अरे पागल हो गया है क्या? हर वक्त बहू के पीछे क्यों पड़ा रहता है? जाने देना बेटा, ऑनलाइन सामान मंगवाया तो वो देर से आता है, या फिर थोड़ा बहुत सामान खराब आता है। जाने दे इसे, इतना भी इस पर दबाव मत रख बेटा। देखिए माँ, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आप कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। प्रीतम की ये बातें सुनकर ज्योति चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईरा और प्रीतम दोनों बाहर सामान खरीदने गए होते हैं, तभी दुकान के बाहर खड़ी ईरा को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे वो बातें करने लगती है। और कैसी हो बिटिया? ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ काका जी, सब अच्छा है। आप बताइए, कैसे हैं आप? और आप शादी में क्यों नहीं आए? हाँ बिटिया, मैं भी ठीक हूँ। और शादी में मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि मुझे और तुम्हारी काकी जी को अचानक से गांव जाना पड़ा। वो मेरे चचेरे भाई का देहांत हो गया था ना, इसीलिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। माफ करना काका जी। अरे कोई बात नहीं बिटिया, चलो अब मैं चलता हूँ। मायके आओगी तो हमसे मिलने जरूर आना, ठीक है? हाँ काका जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारी काकी जी तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और उसके बाद प्रीतम वहां पर आता है। अरे हीरा, वो बूढ़े काका कौन थे? वो मेरे मायके के पास में ही रहते हैं, किशोर काका जी। बहुत अच्छे हैं वो। तो तुम में जरा से भी संस्कार है या नहीं? मैं कब से तुम्हें देख रहा था। तुमने ना तो अपना घूंघट ओढ़ा और ना ही उनके पैर छुए। अरे वो तुमसे बुजुर्ग है, थोड़ा तो तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन प्रीतम, किसी को इज्जत देने के लिए जरूरी थोड़ी ना है
कि आप उनके पैर छुओ या फिर घूंघट लेकर ही उनसे बात करो। इज्जत तो दिल से की जाती है ना। दिल से तो करनी ही चाहिए, लेकिन यही तो सारी छोटी छोटी बातें होती है और तुम्हें भी अब ये समझनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। प्रीतम की ये बातें सुनकर फिर से ईरा उस पर चिढ़ जाती है। फिर एक दिन जब प्रीतम को दफ्तर से छुट्टी मिलती है तभी वह सोने जाता है, लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती है। कभी ईरा के फोन पर बात करने के कारण तो कभी गानों की आवाज के कारण। अरे यार, एक दिन तो छुट्टी मिली है, उसमें भी ये मुझे चैन से सोने नहीं दे रही। फिर प्रीतम चिढ़कर रसोई में जाता है। तभी वह देखता है कि दूध उबलकर नीचे गिर चुका है। हे भगवान, अरे ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है ईरा? यहाँ दूध उबलकर नीचे गिर गया और तुम वहां पर अपनी सहेली के साथ फोन पे गप्पे लड़ा रही हो। आखिर ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? अरे बाप रे, आई एम सॉरी प्रीतम, लेकिन मैं दूध के बारे में तो भूल ही गई थी। अरे ये तो होना ही था। एक साथ अगर चार चार काम करोगी तो ऐसे ही होगा ना। अब देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। ना जाने अब हमारी जिंदगी में कौन सी आफत आने वाली है। अरे क्या तुम भी प्रीतम, कितनी पुरानी सोच है तुम्हारी। अरे ये सारी बातें ना तो मैंने मेरी माँ से सुनी है और ना ही तुम्हारी माँ से। और तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? और मैं काम करते वक्त फोन पर बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि उस सब में मेरा वक्त निकल जाता है और काम भी फटाफट हो जाता है। लेकिन मुझे आज ध्यान रखना चाहिए था। आइंदा से मैं ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम तो बस बोलती ही हो, करती कुछ नहीं। सारे फसाद की जड़ तो ये फोन ही है। लाओ, ये फोन मुझे दे दो। अरे ये क्या बात हुई? प्रीतम ईरा के हाथ से फोन छीन लेता है। अब तुम अपना सारा काम निपटाओ, उसके बाद ही तुम्हें यह फोन मिलेगा। हे भगवान, इतनी बुरी तो मेरी सास भी नहीं है जितने कि तुम हो प्रीतम। अरे तुम मेरे पति हो या सास हो, तुमने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। तुम्हें जो समझना है समझो, क्योंकि इसी बात से तुम्हें सबक मिलेगा। फिर प्रीतम ईरा का फोन लेकर वहां से चला जाता है। माँ जी, और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। सच में शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस आदमी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। ऐसे ही एक दिन जब प्रीतम घर पे नहीं होता तभी, माँ जी आज मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, जो तुझे सही लगे वो बना दे, मैं खुशी खुशी खा लूंगी। अरे वाह माँ जी, आप तो कितनी अच्छी हो। और एक आपका बेटा है जो एकदम उल्टे दिमाग का है, हर काम में रोक टोक करता है और जब देखो तब किसी सास की तरह पेश आता है। ये सब सही नहीं है ना माँ जी? हाँ बहू, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उसके पापा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनके विचार एकदम अच्छे थे। लेकिन हाँ, मेरे ससुर जी बिल्कुल ऐसे थे और प्रीतम अपने दादा पर ही गया है। लेकिन माँ जी, मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रीतम के साथ शादी करके कोई गलती कर दी है। अरे नहीं बहू, ऐसा मत सोच। अभी तो तेरी शादी को बस 2 महीने ही हुए हैं। तू भी उसे थोड़ा समय दे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो समय के साथ साथ जरूर बदलेगा। हाँ माँ जी, मैं भी इसी भरोसे के कारण चुप बैठी हूँ। फिर एक रोज, अरे प्रीतम, वो मैं 1 हफ्ते के लिए मायके जाना चाहती हूँ। माँ जी ने तो हाँ कर दी है, इसलिए अब तुम्हें भी बता रही हूँ। क्या? 1 हफ्ते के लिए? हाँ प्रीतम, वो मेरी बचपन की सहेली अनु की शादी है, इसीलिए मैं वहाँ 1 हफ्ते के लिए रहूंगी और सारे फंक्शन में जाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक एक अनु ही थी जो हर सुख दुख में मेरे साथ रही, इसीलिए उसकी शादी का ये पल मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास।
अभी 2 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है और तुम्हें अपने मायके रहने जाना है, वो भी पूरे 7 दिनों के लिए। हाँ प्रीतम, अब शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन में थोड़ी ना होंगे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम वहां पर नहीं जाओगी। अभी पग फेरे की रस्म के लिए तो गई थी तुम, और अगर तुम्हें अभी जाना है तो सीधे शादी के दिन ही जाना और आधे दिन में वापस चली आना। क्या? लेकिन क्यों प्रीतम? हमेशा क्यों और लेकिन ये सब बोलना जरूरी है क्या? मैंने कह दिया सो कह दिया, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। अरे प्रीतम, कब से मैं तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। आखिर तू बहू को जाने क्यों नहीं दे रहा? अरे माँ, इसके जाने के बाद आपका और मेरा ख्याल कौन रखेगा? देख बेटा, शादी के पहले भी मैं अकेली ही तेरा और अपना ख्याल रखती थी, तो अभी ये 7 दिनों के लिए चली जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? और मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। नहीं माँ, हमारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और इतने कम समय में अगर ये मायके चली जाएगी तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देगा। और इसे अगर 1 हफ्ते के लिए जाना है तो ये दिवाली में जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। और अब बस हुआ, ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर प्रीतम वहां से चला जाता है, जिसके बाद ज्योति और हीरा एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती है। देखा ना माँ जी आपने? हाँ बहू, अब मैं भी क्या करूं, कितना समझाऊं इसे। ऐसे ही एक रोज रात के समय जब प्रीतम घर पे आता है, तभी हीरा को घर पे ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या मतलब वो बाहर किसी से मिलने गई है? और माँ, आपने उसे जाने कैसे दिया? अरे बेटा, मेरी आंख लग गई थी और वो कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसे फोन किया, तभी उसने बताया कि वो किसी से मिलने गई है। उतने में प्रीतम बाहर देखता है कि हीरा को एक लड़का गाड़ी पर छोड़कर जा रहा है। हीरा, तुम इतना नीचे गिर गई कि तुम गैर मर्दों के साथ घूमने लग गई हो। छी! अरे बेशर्मी की भी हद होती है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो प्रीतम? जिसे तुम गैर मर्द कह रहे हो वो मेरा राखी भाई है और उसे मैं बचपन से राखी बांधती आ रही हूँ। पहले अपनी सोच और अपने विचार बदलो प्रीतम, फिर मुझसे बात करो। बेशरम मेरी हरकतें नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचार हैं। अरे अगर वो तुम्हारा राखी भाई ही होता ना, तो तुम उसे अंदर लेकर आती, और किसे पता कि तुम सच कह रही हो या झूठ बोल रही हो। और अगर कोई तुम्हें उसके साथ देख लेता तो कितनी बदनामी हो जाती मेरी। बस निकल जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मेरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं खुद ही निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे भी ऐसे पति के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो मेरे साथ सास बनकर पेश आए। अरे थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे इस बर्ताव से। फिर हीरा घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ज्योति रोक लेती है। रुक जा बहू, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा तो मेरा ये नालायक बेटा जाएगा, क्योंकि इसी की सोच घटिया है। क्या? हाँ, सही सुना तूने। अब बहुत हो गया तेरा। अरे इतने दिनों से मैं चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अब बात मेरी बहू की इज्जत पर आई है। अरे जब ये कह रही है कि वो लड़का इसका भाई है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मुंह में आए बके जा रहा है। जाने दीजिए माँ जी, आप खामखा मत लड़िए इससे, ये नहीं समझने वाला। और इसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी है, और इस हालत में मुझे यहाँ पर रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। नहीं बहू, जिसकी गलती है वही जाएगा यहाँ से। देख प्रीतम, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो खुले दिमाग से रहना होगा, वरना घर का दरवाजा खुला है तेरे लिए।
सारी खोट सिर्फ और सिर्फ तुझ में ही है। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर प्रीतम अब सहम जाता है। अरे बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे यही सीख दी थी क्या? तेरे पापा ने और मैंने तुझे आज तक किसी नियम बंधनों में नहीं रखा जितना तू अपनी बीवी को रखता है। तू पूरा का पूरा अपने दादाजी पर गया है, लेकिन तेरे पापा ने तो कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया। मैं भी आदमियों के साथ बातें करती थी और तू भी बाहर लड़कियों के साथ बातें करता है। तो बहू ने अगर किसी आदमी के साथ बात कर ली तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? हाँ माँ, अब सही कह रही हो। आज मेरी आंखें खुल गई है और मुझे माफ कर दो ईरा। मैंने आज तक बहुत गलत किया है, लेकिन आज माँ की सारी बातें सुनकर मेरी सोच बदल गई है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ईरा। मुझे सुधरने का एक मौका दे दो प्लीज ईरा। फिर ईरा प्रीतम को सुधरने का एक मौका देती है, जिसके बाद वो उसके साथ अच्छे से पेश आता है और वो सब एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। मयूरा की शादी समर से होती है। उसके ससुराल में ननंद आद्या, पति समर, सास हीरा और ससुर चंपक होते हैं। शादी के बाद जब मयूरा और समर की पहली रात होती है तब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। हो समर, कितनी रात हो चुकी है और यहाँ पर टांग अड़ाने के लिए कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। फिर समर जब दरवाजा खोलता है तब वहां पर उसकी बहन आद्या होती है, जो अपना कंबल और तकिया लेकर उसके कमरे में घुसकर उनके बेड पर सो जाती है। अरे आद्या, ये क्या तरीका हुआ? अब तुम हमारे कमरे में नहीं सो सकती। तुम कोई दूसरे कमरे में सो जाओ। अब ये कमरा मेरा और मयूरा का है। नहीं समर भैया, अब आपकी शादी होने से पहले हम दोनों इसी कमरे में साथ साथ सोते थे और अब मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपके और मयूरा भाभी के बीच में ही सोऊंगी। क्या? लेकिन आद्या, अब तुम्हारे भैया की शादी मेरे साथ हो गई है तो वो मेरे साथ सोएंगे ना, और तुम किसी और कमरे में जाकर क्यों नहीं सो जाती? नहीं भाभी, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। अरे शादी हो गई है तो क्या हुआ, मैं तो अपने भाई के पास ही सोऊंगी। आद्या, बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम हम दोनों के साथ इस कमरे में एक साथ नहीं रह सकती। अब तुम्हें दूसरे कमरे में रहना होगा। पर भैया, मुझे तो यहीं पर नींद आएगी। अच्छा, एक काम कीजिए, मुझे अभी आप दोनों के बीच में सोने दीजिए और जब मैं सो जाऊंगी तब आप दोनों मुझे दूसरे कमरे में छोड़ देना। और भैया, मुझे वहां पर कमरे में अकेले नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। हे भगवान, क्या होगा तुम्हारा आद्या? आखिर ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? समर और मयूरा अब दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं और आद्या वहीं पर सो जाती है, जिस कारण उन दोनों के बीच में बुरी तरह झगड़े हो जाते हैं। दरअसल आद्या अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती है और उसे उसकी आदत होती है, इसीलिए अब भाई की शादी होने के बावजूद भी वो अपने भैया भाभी के बीच में आने लगती है। एक रोज घर पर एक डिलीवरी बॉय एक पार्सल लेकर आता है और वो पार्सल आद्या देख लेती है, और जब वो बॉक्स खोलती है तब उसमें एक ड्रेस होता है और वो ड्रेस आद्या पहन लेती है। अरे ये क्या आद्या, तुमने ये ड्रेस क्यों पहना है? ये ड्रेस तो मैंने तुम्हारी भाभी के लिए मंगवाया था। ओ तेरी, सॉरी भाभी, लेकिन अब मैं क्या ही करती। और भैया, मुझे लगा कि आपने ये ड्रेस मेरे लिए मंगवाया है। आखिर आप मुझसे इतना प्यार जो करते हो, इसीलिए मैंने इस ड्रेस को अपना समझकर पहन लिया। अपनी ननद को उस ड्रेस में देखकर मयूरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है
नालायक कही की, अभी ससुराल में आए मुझे 2 दिन भी नहीं हुए और ये मेरी बचकानी ननद, ये तो मेरे लिए आफत बनती जा रही है। आद्या, अब जरा अपनी ये बचकानी हरकतें कम कर दे। तेरे भाई की अब शादी हो चुकी है, इसीलिए उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी मत बन। हाँ आद्या बेटा, हमें समर ने भी बताया कि कैसे कल रात में तुमने उन दोनों को परेशान किया है। देखो बेटा, अब तेरे भाई की शादी हो चुकी है और अब तुम्हें अकेले सोने की आदत डालनी ही होगी। ओके बाबा, समझ गई मैं। अब छोड़िए ना उस बात को। और भैया, आप जल्दी से मेरे फोटो खींचिए। और हाँ भाभी, अगले 30 मिनटों के लिए मैं भैया को अपने साथ बाहर ले जा रही हूँ। गार्डन में अच्छे फोटोज आएंगे ना, इसीलिए। चलिए भैया, जल्दी चलिए। मयूरा को अब धीरे धीरे आद्या की इन हरकतों पर गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन मयूरा समर के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है। तभी अचानक से आद्या वहां पर आती है और वो समर को मेले में चलने के लिए पीछे पड़ जाती है। नहीं आद्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे तुम्हारी भाभी के साथ मूवी देखने जाना है। नहीं भैया, मूवी तो बाद में भी देख सकते हो आप दोनों, लेकिन आज मेले का आखिरी दिन है। प्लीज चलो ना मेरे साथ भैया। आपने प्रॉमिस भी किया था मुझे कि जब भी मेला लगेगा तब आप मुझे ले चलोगे, तो अब आप अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते भैया। अरे नासपीटी, तुझे समझ नहीं आती क्या एक बात? जब देखो तब अपने भैया का सिर खाती रहती है। अब उसे और उसकी लुगाई को जाने दे एक साथ में। तेरा क्या लगा रहता है बार बार? आखिर क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? हाँ बेटा, अब वो तेरा भैया होने के साथ साथ तेरी भाभी का पति भी है, और ये बात तू मत भूल। लेकिन माँ पापा, आज मेले का आखिरी दिन है और मुझे वहां पर घूमना है, इसीलिए मुझे भैया के साथ जाना है। लेकिन आद्या, अब तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो हर वक्त बस तुम्हें अपने भैया की ही जरूरत पड़े। तुम अकेली भी तो जा सकती हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ जाओ। अरे हर बार तुम्हें हम दोनों के बीच में आना जरूरी है क्या? देखिए भाभी, आप मेरे और भैया के बीच में मत बोलिए। आद्या, वो तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात करो। और तुम अपने भाभी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। सॉरी भैया, लेकिन आप भी तो देखो ना कि वो किस तरह से बात कर रही है। देखिए भैया, आज मेले का आखिरी दिन है और अगर आप मेरे साथ मेले में नहीं चले तो मैं आप पर बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर देख लेना, आप तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे गुस्से के बारे में। आद्या अपनी जिद पर अड़ जाती है और समर को ना चाहते हुए भी उसे लेकर मेले में जाना ही पड़ता है। पर उन दोनों को साथ में देखकर मयूरा गुस्से से लाल हो जाती है। फिर जब समर मेले से वापस आ जाता है तभी मयूरा सो रही होती है। अरे मयूरा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे सो रही हो? मुझसे बात नहीं करोगी क्या? अरे क्या करूं तुमसे बात, और कब करूं? तुम्हें अपनी बहन से फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे जब से इस घर में आई हो, तुम्हारी बहन तो हमारी शादी की दुश्मन बनी बैठी है। घर में हो या बाहर हो, वो तो हमें कहीं भी साथ में रहने नहीं देती। आई एम सॉरी मयूरा, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? मैं तो हर बार उसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुनती। ये सारी तुम्हारी ही गलती है समर। अरे तुमने ही उसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है, इसीलिए वो इतने ज्यादा नखरे करती है। हाँ मयूरा, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अब से मैं उससे थोड़ा थोड़ा दूर ही रहूंगा, क्योंकि वो मुझे लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है और उसे आगे जाकर इस बात की बहुत तकलीफ हो सकती है। इसीलिए मुझे अभी से
उसे अकेले रहना सिखाना होगा। जो करना है करो, बस मुझे उसकी बच्चों वाली हरकतें नहीं देखनी है। उसे देखकर मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन सच में समर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी सौतन बनते जा रही है। अब आध्या के कारण मयूरा और समर में तनाव बढ़ने लगता है। एक दिन मयूरा और समर आध्या को बिना बताए हनीमून मनाने के लिए महाबलेश्वर चले जाती है। और जब आध्या को इस बारे में पता चलता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या? भैया ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो सिर्फ भाभी को लेकर गए महाबलेश्वर। उन्हें पता है कि वो जगह मुझे कितनी पसंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे लेकर नहीं गए। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बस कर आद्या, बहुत हो गई तेरी ये नौटंकी। अरे वो दोनों अब मियाँ बीवी है, उन्हें उनका समय मिलना चाहिए ना। और तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या, जो बार बार उनके पीछे पीछे चली जाती है? और नहीं तो क्या। अरे जब वो दोनों यहाँ पर रहते हैं, तभी ये उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। फिर भी वो दोनों बेचारे तुझे इतना प्यार और स्नेह देता है, उसका ज्यादा फायदा मत उठा अब। अरे उसकी जगह पर कोई और होता ना, तो तुझे वहीं पर 2 थप्पड़ लगा देता। मैं कोई फायदा नहीं उठा रही, वो मेरा भाई है और मेरा उन पर पूरा हक है। अब इस घर में तो मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी, और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। आप सभी लोग बहुत बुरे हो। अरे जा जा, ये ड्रामेबाजी अपने पास ही रख। अभी आधे घंटे बाद बाहर से एक बड़ा वाला पिज्जा मंगवाएगी, भुक्कड़ कहीं की। अरे जब तुझे किसी से प्यार हो जाएगा ना, तब तुझे समझ आएगा कि 2 प्यार करने वालों के बीच में उनका अपना वक्त कितना जरूरी होता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्राइवेसी, उसे प्राइवेसी कहते हैं पापा। इतना कहकर आध्या अपने कमरे में रूठकर चली जाती है। जब उसके भैया भाभी हनीमून से वापस आते हैं, तब वो उनसे कोई बात ही नहीं करती और वो कॉलेज में भी दुखी दुखी रहने लगती है। और उस दौरान उसकी दोस्ती उनके कॉलेज में आए नए स्टूडेंट राहुल से होती है। आद्या और राहुल दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। ये लो आद्या, तुम्हारे लिए मैंने ये बनपा और चाय लाई है। अब तुम्हें उठकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, थैंक यू सो मच राहुल। यू आर मोस्ट वेलकम आद्या। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि शहर में नया रूफटॉप रेस्टोरेंट खुला है, हम सभी लोग वहां पर चले क्या? सच में यार, वहां से पूरे मुंबई शहर का नजारा काफी सुंदर दिखता है। हाँ राहुल, क्यों नहीं। मुझे तो रूफटॉप वाले रेस्टोरेंट काफी ज्यादा पसंद है। वहां पर लाइव म्यूजिक भी बजता होगा और उसमें वो रोमांटिक सॉन्ग्स। हाय, सोने पे सुहागा। ठीक है, फिर मैं केशव, ऋचा, सुनील और सिमरन को भी बोल देता हूँ। अरे नहीं राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। वहां पर बस हम दोनों ही जाएंगे। लेकिन क्यों आद्या? देखो राहुल, अब हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं और हम दोनों के बीच में जो भी है वो दोस्ती से बढ़कर ही है। इसीलिए बाकी दोस्तों को बुलाकर मैं हमारा ये क्वालिटी टाइम खराब नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम्हें क्वालिटी टाइम का मतलब भी पता है। आखिर तुम समझने ही लगी हो कि क्वालिटी टाइम कितना कीमती होता है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम अपने भैया भाभी के बीच में जा जाकर उनका प्राइवेट टाइम खराब करती होगी, तब उन्हें कैसा फील होता होगा। अरे उन्होंने तो तुम्हारी सारी हरकतें सहन कर ली और तुम उनसे ही रूठी बैठी हो। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। हाँ राहुल,
शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि दो लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आदमी आ जाए तो उन्हें कैसा महसूस होता है। मैं आज ही घर जाकर भैया और भाभी से माफी मांगूंगी और उन दोनों से भी प्यार से बातें करूंगी। फिर आद्या घर जाकर मयूरा और समर से माफी मांगती है। भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि एक कपल के लिए उनका अपना टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है, बहुत सरदर्द दिया है आप दोनों को। सच में भाभी, उन सभी के लिए सॉरी। कोई बात नहीं आद्या, हमें खुशी इस बात की है कि तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। अरे ऐसी ही समझदार बनो और हर रिश्ते को प्यार से संभालो आद्या। तुम्हारे लिए मयूरा और मैं हमेशा खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो भैया, आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो, पर हम सभी को हर रिश्ते में एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि कोई रिश्ता खराब ना हो और मजबूत रहे। और इस तरह अंत में आद्या को समय के साथ साथ सब समझ आता है और वो अपने भैया और भाभी के बीच में टांग अड़ाना बंद कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुकून से अपनी लव लाइफ जीते हैं। सोनी अपनी बहू नित्या के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब अचानक से सोनी को उसकी सहेली मीनू का फोन आता है और उसे रीयूनियन पार्टी के बारे में पता चलता है। अरे वाह, क्या बात है माँ जी, रीयूनियन पार्टी। हाँ नित्या बहू, हमारे कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ रीयूनियन पार्टी है, वो भी अगले रविवार को। बहुत मजा आने वाला है। माँ जी, उस रीयूनियन पार्टी के लिए तो मैं ही आपको तैयार करूंगी। मैं अभी आपके लिए एक प्यारा सा शॉर्ट ड्रेस ऑर्डर करती हूँ जिस पर आप एकदम जवान और सुंदर लगोगी। लेकिन बहू, मैं और छोटे कपड़े? ओह कम ऑन माँ जी, अब रीयूनियन पार्टी में भी साड़ी पहनकर जाओगे क्या आप? कैसी बातें करती हो। नित्या सोनी के लिए एक छोटा ड्रेस ऑर्डर करती है और सोनी उस ड्रेस को पहनकर रीयूनियन पार्टी के लिए चली जाती है, जहां पर वो अपने कॉलेज के सभी पुराने दोस्तों से मिलती है और उनके साथ खूब नाचती है। अरे वाह सोनी, तू तो एकदम बॉम्ब लग रही है इस छोटी ड्रेस में। हम सबको भी फेल कर दिया तूने तो आज। वाकई में सोनी, तुम कॉलेज डेज में भी एकदम सुंदर और हॉट थी और आज भी वैसे ही हो। थैंक्स धीरज। वैसे हो कहाँ आजकल? तुम तो सोशल मीडिया पर हो ना? हाँ हाँ है ना, मैं तुम्हें इसका आईडी भेज दूंगी, तुम दोनों वहां से कनेक्ट कर लेना फिर। ओके मीनू। फिर बाद में, और मोहतरमा कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा यार, ये डिस्को की म्यूजिक, ये शराब का नशा, ये जवानी के पुराने दिन। उफ, मन तो कर रहा है यहाँ इस बुढ़ापे में भी जवान बनकर ही जीऊं। हाँ तो जी ना फिर, तुझे किसने रोका है? मुझे देख, मैं तो बिना पति और बच्चों के आज तक सिंगल ही हूँ और ऐश कर रही हूँ अपनी लाइफ में। जैसे जीना है वैसे जीती हूँ। हाँ यार मीनू, तेरी लाइफ तो एकदम सही है। सोनी को अब रीयूनियन के बाद अचानक से जवान रहने में ही खुशी मिलने लगती है, इसीलिए वो किसी के बारे में न सोचकर जवानों की तरह रहने लगती है। एक सुबह, हे भगवान, ये क्या, 12 बज चुके हैं दोपहर के, अभी तक माँ जी ने मंदिर में दिया भी नहीं जलाया है और तो और वो अभी तक उठी भी नहीं है। अरे जब उसका हैंगओवर उतरेगा तब उठेगी ना वो, अभी तक पीकर पड़ी हुई है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा?
हाँ राहुल बेटा, जब से तुम्हारी माँ अपने कॉलेज की रीयूनियन से आई है, तब से हर रात बस बाहर जाकर पार्टी शार्टी करके आती है और शराब पीकर सो जाती है। हे भगवान, जाओ अब उसके लिए चाय नहीं, नींबू पानी बनाओ। सर में दर्द करके रख दिया है इस बुढ़िया ने तो। बुढ़ापे में जवानी फूट रही है इसकी, और कुछ नहीं। अब सोनी घर में किसी जवान लड़की की तरह बेफिक्र होकर रहने लगती है और कोई काम नहीं करती। माँ, आप दिन रात बस फोन में घुसी रहती हो और बस सोती रहती हो। शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तो उठ जाओ। आप मुझे डांटती हो कि शाम के 7 बजे नहीं सोते, लक्ष्मी जी रूठ जाती है, और अब आप ही। हाँ माँ जी, राहुल सही कह रहा है। आप अब कोई जवान लड़की नहीं रही हो, आप इस घर की बड़ी हो, और इस उम्र में इतना फोन भी इस्तेमाल मत कीजिए माँ जी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। अरे चुप बैठो यार तुम दोनों, जब देखो तब बकर 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 बकर। मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही हूँ। आज कौन से क्लब में जाकर धूम मचानी है ये तय कर रहे हैं हम। तुम दोनों के तो बस की नहीं ये सब, क्योंकि इस घर में जवान तो मैं ही हूँ। ओह गॉड, माँ जी, मंदिर और सत्संग जाने की उम्र में आप क्लब्स और पार्टीज में जा रही हो, ये आपको शोभा नहीं देता है माँ जी। हाँ माँ। चुप रहो तुम दोनों, मुझे मत सिखाओ क्या शोभा देता है और क्या नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अब जाओ यहाँ से, और बहू मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना। लेकिन माँ जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपको इतना तला भुना नहीं खाना चाहिए। बुढ़ापे में ये सब सही नहीं है माँ जी। किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? अरे अभी तो मैं जवान हूँ, जवान। बूढ़ी होगी तू अपना चेहरा देख, झुर्रियां पड़ रही है तुझे अभी से ही, और बालों का तो हाल देख, सफेद होने लगे हैं। हाय बड़ी, चल जा अब यहाँ से, निठल्ली कहीं की। सोनी के नखरे हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात में उसे धीरज बाइक पर छोड़ने आता है, और ये देख गली मोहल्ले वाले सोनी के पति मनोज को ताने मारते हैं। अरे मनोज भाई, तुम्हारी बहू की बात ही छोड़ो, लेकिन तुम्हारी बीवी, अरे वो आजकल कैसे रह रही है, मानो खुद को 21 साल की नौजवान लड़की समझ रही है वो तो। और नहीं तो क्या, अरे सरेआम आदमियों के साथ घूमती फिरती है। हमने बुलाया तो हमें कह रही है बोर्डिंग हो तुम लोग, और खुद को बेब समझ रही है। हाँ, आई बड़ी। मनोज उन लोगों को कुछ जवाब नहीं दे पाता। जब वो घर जाकर इस सब के बारे में सोनी से बात करने की कोशिश करता है, तभी वो उसे इग्नोर करते हुए धीरज से सोशल मीडिया पर बात करती है। सोनी, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी अपने दोस्त धीरज से बात कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। धीरज? ये वही धीरज है ना जो तुम्हें कॉलेज टाइम में पसंद करता था? हाँ हाँ, ये वही धीरज है, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। वो हाल ही में दादा भी बना है, पर फिर भी इतनी उम्र होने के बाद भी वो एकदम जवान और हैंडसम दिखता है। हम दोनों अब फिर से अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये सब जानकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है। सोनी अब अपनी सारी साड़ियां कचरे वाली को दे देती है और अपने लिए सारे नए और छोटे कपड़े मंगवाती है, और अब दिन रात छोटे कपड़े पहनकर ही रहती है। एक दिन, माँ जी, आज हमने तय किया है कि हम चारों एक साथ मिलकर डिनर के लिए जाएंगे। चलोगी ना आप भी? ओफो, तुम तीनों के साथ, वो भी डिनर पर? अरे मैं तो सो ही जाऊंगी वहां। अब मैं पहले वाली सोनी नहीं रही ना, अब मैं एक पार्टी एनिमल बन चुकी हूँ।
इसलिए मैं तो अब अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। सोनी की ये बातें सुनकर घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। बहुत हो गया इस सोनी का। इसकी जवानी दिन ब दिन घटने की जगह बढ़ती ही जा रही है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। माँ जी ऐसे ही नहीं सुधरने वाली। उन्हें तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, अब उन्हें सबक सिखाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी बातों से तो मानने से रही। फिर एक दिन, राहुल, मेरा मंथली चेकअप है ना 2 दिन बाद। दांत और घुटनों के दर्द की डॉक्टरों की फाइलें तो तेरे पास है ना? तुझे उसके बारे में सब पता है। 2 दिन बाद फ्री रहना बेटा, जाएंगे फिर। नहीं माँ, मैं नहीं आने वाला आपके साथ इस बार, क्योंकि इस हफ्ते मेरा शेड्यूल पूरा पैक्ड है। ऑफिस में ढेर सारा काम है माँ, इसलिए। लेकिन बेटा, मैं अकेले कैसे जाऊंगी फिर? क्या माँ, क्लब्स और पार्टीज में तो आप बड़े जोश में जाती हो। एक हॉस्पिटल अकेले नहीं जा सकती? आप तो जवान हो ना वैसे भी। आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी ना फिर। सोनी राहुल से कुछ कह नहीं पाती और उसे खुद को ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर एक रोज, जब सोनी फिर से दोपहर के 12 बजे उठती है, तभी हाँ, नित्या, मुझे चाय दे दे। बड़ा सर भारी हो चुका है। 2 चीनी के पराठे भी बनाना बहू, चाय के साथ खाने में मजा आएगा आज। नहीं माँ जी, अभी आपको सीधे दोपहर का खाना मिलेगा। टाइम देख रही हैं आप? दोपहर के 12 बज रहे हैं। अभी नाश्ता सारा खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं माँ जी, गैस पर अब जगह भी नहीं है चाय चढ़ाने की, इसलिए आप अब खाना ही खाइए डायरेक्टली। ठीक है, कोई बात नहीं बहू। फिर सोनी बाथरूम में नहाने जाती है। तभी वो वहां देखती है कि वहां का पानी खत्म हो चुका है। अरे नित्या, ये क्या, पानी ही नहीं है? जा जा, एक काम कर, मोहल्ले के नल से पानी भर कर आ। नहीं माँ जी, मैं इस वक्त बाकी कामों में उलझी हुई हूँ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? सुबह मैंने आपके लिए पानी बचा कर रखा था, लेकिन आप नहीं उठी, और अब वो पानी मैंने किसी और काम में इस्तेमाल कर दिया। ओफो, जाइए, अब आप ही बाहर जाकर पानी भरिए। आप तो वैसे भी जवान हो ना, आप में तो बहुत ताकत और फुर्ती होगी, सो जाइए अब। सोनी समझ जाती है कि अब घर वालों ने उसके नखरे सहना बंद कर दिया है। फिर एक रोज, जब वो मनोज से कुछ कह रही होती है, तभी वो अपने फोन में लगा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। मनोज, अरे ओ मनोज, मैं कब से तुम्हें कुछ कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि फोन में देखकर बत्ती सी दिखा रहे हो। अरे ऐसा कौन है जिससे बात कर कर तुम्हारे मन में इतने लड्डू फूट रहे हैं? अरे चुप रहोगी? तुम्हारी आवाज किसी फटे हुए ढोल की तरह है यार। मुझे बड़ी इरिटेट करती है। मैं रेशमा से बात कर रहा हूँ। मैंने कल ही उसका आईडी फेसबुक पर देखा था और तभी मैंने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। क्या? ये तो वही चुड़ैल रेशमा है ना, जो तुम्हें चाहती थी, और तुम भी इसे चाहते थे एक टाइम पर। मेरा और इसका 36 का आंकड़ा होने के बावजूद भी तुम इससे बात कर रहे हो? हाँ तो तुमसे मतलब? अरे जब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम अब अपना आवारा जवान लड़की लोगों की तरह रहना सही समझ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम बेपरवाह होकर घूम सकती हो, पार्टी कर सकती हो, टेंशन फ्री रह सकती हो, गैर जिम्मेदार बनकर रह सकती हो, आदमियों से खुलेआम बातें कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं यार? समझ गई मैं, मेरी ही गलती है। मैं ही कुछ ज्यादा ओवर करने लगी हूँ। मुझे जवान रहकर जीना चाहिए, लेकिन गलत तरह से जी रही हूँ मैं, और अब आप सभी मेरी तरह रहने लगे हैं। माँ जी, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं,
कि आप अपने उसूलों से मत जियो। अरे बिल्कुल जी सकती हो आप, आपका उस पर पूरा हक है, लेकिन यूं जवानों की तरह बनकर गलत हरकतें करना ये तो सही नहीं है ना माँ। आपको आपकी इज्जत के बारे में, सेहत के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के बारे में भी तो सोचना होगा। वही तो, लेकिन नहीं, तुमने खुद को सच में एक जवान लड़की ही बना लिया है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं अब समझ चुकी हूँ कि मेरी ही गलतियां है ये सारी, और अब मैं आइंदा से अब इन सब गलतियों को नहीं दोहराऊंगी और ऐसे नहीं जीऊंगी, और अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीने के साथ साथ अपनी उम्र का भी लिहाज रखूंगी, जिससे मुझे और दूसरों को कोई परेशानी ना हो। उस दिन के बाद सोनी अपनी बुरी हरकतों को बंद कर देती है और अपने उसूलों से ही सही, लेकिन एक सही तरीके से रहने लगती है।